इंडिया गुरुद्वारे, टेम्पल, चर्चेस, मॉस्क रजिस्टर्ड नहीं है। पहले डरते नहीं थे कि कंडोनेशन ऑफ डिले अलाउड है, तो जब अप्लाई करेंगे तो पिछले साल से अप्लाई, लेकिन आपको पता है कंडोनेशन ऑफ डिले खत्म हो चुका है। अब जो भी रजिस्ट्रेशन होती है प्रोस्पेक्टिव, जिस साल अप्लाई करा उस साल से एप्लीकेबल है, बैक डेट से एप्लीकेबल। जरा ध्यान से सुनिए। अब सवाल आया, हम किसी को सजेस्ट करते हैं या वो हमें कहते हैं कि आप हमारी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो, या अप्रूवल 1023C में अप्रूवल होती है, 12A में रजिस्ट्रेशन। वो कहते हैं अप्रूवल अप्लाई कर दो या रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो। हम कहते हैं अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन पिछले 6 साल के केस हो जाए, क्योंकि आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं, और रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से वो आपका रीअसेसमेंट 148 का नोटिस दे देंगे और आपको टैक्स लग जाएगा। अभी तो वही पकड़े गए थे जिन्होंने बैंक में 10 लाख से ऊपर पैसे जमा कराए थे AIR की वजह से, बाकी तो किसी को बॉदर ही नहीं किया। नोबडी बॉदर आउट, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। अब उन्होंने क्या कहा है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर अप्रूवल, डू इट, एंड इफ देयर इज एनी असेसमेंट पेंडिंग और रीअसेसमेंट पेंडिंग, एंड इफ यू आर डूइंग द सिमिलर एक्टिविटीज इन द पास्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग टुडे, then your income will be exempt as per the sections। जो भी सेक्शन में हम उसको exempt, हम उसकी रीअसेसमेंट में टैक्स नहीं लगाएंगे जो लॉ प्रिवेलेंट है। फिर आया कि हमारी तो असेसमेंट कोई पेंडिंग ही नहीं है, तो लिख दिया 148 का नोटिस लिख देंगे। 148 का मतलब एमनेस्टी स्कीम हो गई इंडायरेक्टली कि आपके पिछले 6 साल के केस नहीं खुलेंगे, provided you are doing the similar activities which you are doing in the past, similar activity which you are doing today। लेकिन एक प्रोवाइजो लगा दिया और वो ठीक लगा है, provided that if you have been refused registration in the past or your registration have been cancelled in the past, then you will not be given benefit in that case। वो तो बिल्कुल ठीक है ना, जब आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिली, चैरिटेबल नहीं थे, या रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों की गई, तो क्या आपने कोई गलत काम किया, तो उस केस में आपको ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। बाकी सब केस में इम्यूनिटी आपको देगी है। क्लैरिटी है कि नहीं? क्लैरिटी हो गई। अब आप अपने ट्रस्टों को कह सकते हैं, चैरिटेबल को भी, रिलीजियस को अप्लाई कर दो, कोई रिस्क नहीं है, पिछले 6 साल के केस नहीं खुले। एंड राइट फॉर अच्छी चीज को अप्रिशिएट करें। और बहुत दिनों से हम कह रहे थे सर इनको एमनेस्टी को, क्यों? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की अप्लाई कर नहीं सकते डर के मारे कि पिछले 6 साल के केस। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दी ये सोचकर 6 साल में खुल देंगे, तब तक जिस दिन खुलेगा उसी दिन अप्लाई कर देंगे। और उन्होंने फिर भी नहीं करानी, वो कहेंगे केस कोई आया पिछला, इस साल अप्लाई कर देंगे और सिमिलर एक्टिविटी दिखा के कह देंगे। वो जब दिमाग में ये चीजें लेकर चलेंगे ना तो नहीं। ये रजिस्ट्रेशन 6 साल पहले से मिले है जी, रजिस्ट्रेशन क्यों 6 साल पहले मिले? रजिस्ट्रेशन और भी तो सुना नहीं, रजिस्ट्रेशन आज की होगी, लेकिन पुराने में एमनेस्टी मिली, रजिस्ट्रेशन आज से होगी, एमनेस्टी मिलने की प्लेस पुराने नहीं होगी। उसके 6 साल पहले सर इतनी गुड थी, चलिए आगे। अब ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनिए। कितनी लड़ाई होती थी कि ऐसे में इसको एप्लीकेशन मान लिया गया, एप्लीकेशन दे दिया, अब उस एसेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, फिर डेप्रिसिएशन भी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन और नॉट। ये रहा ना डिस्प्यूट स्टार्ट से है, सेठ मणिलाल रणछोड़ दास विश्राम भवन ट्रस्ट 198 आइडिया, उसने कहा था डेप्रिसिएशन मिलेगा। CIT बड़का पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट 240 आइडिया, उसने कहा था कलकत्ता वाले ने मिले। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन 264 आई, उन्होंने भी कहा था मिला था। आपके यहाँ भी 2 जजमेंट है, मार्केट कमेटी पिपली एंड टाइनी डॉट एजुकेशन 330 आइडिया, जिसने कहा कि हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, डबल डिडक्शन अलाउड होगी, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट गलत। लेकिन पीछे जजमेंट आई लिसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन केरला हाई कोर्ट, जिसने कहा नहीं, इवन आफ्टर रीडिंग ऑल दी जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सेड
इट इज नॉट। अब बताइए क्लाइंट को क्या है, मिलेगा नहीं? ठीक है, आप पंजाब हरियाणा कोर्ट का है, जुडिशियल का कल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, फिर क्या होगा? क्या करें? क्लियर कर। अब क्लियर क्लैरिटी तो आई, ग्रे एरिया तो खत्म हुआ, लिख दिया। इफ यू हैव क्लेम्ड दैट एसे एज एप्लीकेशन, then in that case depreciation shall not be allowed. Either you are under 1023C or you are under 11N. क्लैरिटी आ गई। अब कोई केसेस की लड़ाई तो नहीं है, क्लियर कर दिया डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन हम नहीं, क्या प्राप्त किया? एक बार क्लियर कर दिया नहीं, लेकिन एक चीज है अभी भी हम देंगे। कैसे? मालिका जिसको आपने एप्लीकेशन मान लिया, मेरे पास स्पेसिफिक कॉर्पस डोनेशन, स्पेसिफिक कॉर्पस बिल्डिंग फंड और स्पेसिफिक कॉर्पस डोनेशन सेक्शन 11(1)D में माफ होती है, उसकी एप्लीकेशन करना जरूरी नहीं। तो मैं कहूँगा एप्लीकेशन को तो ठीक है, तो इसको मैंने क्लेम काम किया और मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे दो। सर ये पॉइंट अब आएगा। बाकी जहां आपने एप्लीकेशन क्लेम कर लिया उस केस में आपको नहीं। सर देखिए ऐसा होता है, आपको ने बोला आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं तो नहीं, डोंट वरी। और आपकी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाईकोर्ट की जजमेंट है, हाईकोर्ट की जजमेंट है, आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो ये तो जो लॉ आगे से चेंज किया है पिछले लेटर से थोड़ी चेंज किया। नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से सुनना प्लीज। इंस्टीट्यूट में हमारी बहुत लड़ाई होती है और बहुत लड़ाई होती थी एक इशू पर जो कभी सेटल नहीं हुआ। जरा ध्यान से सुनो। ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट है, 11-12 में एग्जेम्पशन या 1023C में एग्जेम्पशन, लेकिन सपोज करो उस चैरिटेबल ट्रस्ट को एक कैपिटल गेन हो रहा है सेक्शन 1038 में जो एग्जेम्प्ट क्या है, एग्जेम्प्ट या सेक्शन वो एग्जेम्प्ट। तो डिसीजन ये माना जाता था जो कैपिटल गेन सेक्शन 1038 में एग्जेम्प्ट है, क्या उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हम कहते थे करने की क्या जरूरत है, उधर इनकम टैक्स वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो व्हाई शुड वी अप्लाई अल्टीमेटली मनी? तो हम क्या कहते थे, इधर एग्जेम्पशन ले लो, उधर कोई इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दे रखी है। लेकिन जब हम कहते थे तो कहते थे कमर्शियल सेंस में इनकम निकाल, कमर्शियल सेगमेंट में एग्जेम्पशन होती। अब उन्होंने क्या करा है, ध्यान से सुनिए। चाहे आप 1023C में एग्जेम्पशन ले लो, चाहे आप 11-12 में, तो उस केस में कोई ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट है अंडर अदर सेक्शंस ऑफ 10, अंडर क्लॉजेस ऑफ 10, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मीनिंग क्या भाई, अब उसको अप्लाई करना। मतलब मैं एग्जाम्पल देता हूं, सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का, हम कहते थे इसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अब उस 10 लाख को अगर एग्जेम्पशन लेनी है इनकम टैक्स में अंडर 11 and 12 या 1023C में, तो अब उस 10 लाख को अप्लाई करना। सिर्फ एक एग्जेम्पशन की, सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अप्लाई करने की। बाकी अगर आपको कोई भी एग्जेम्पशन मिली, क्योंकि आप स्पेसिफिक सेक्शन में जा रहे हैं 1023C, आप स्पेसिफिक सेक्शन में जा रहे हैं 11-12, तो जनरल सेक्शन में आपको एग्जेम्पशन नहीं। क्लियर तो हुआ? मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? क्लियर तो हुआ? लास्ट अंडर 12 सोनिया गांधी जी ने हेरल्ड के लिए आपको पता है क्या किया है, फंड डाइवर्ट करके उसको दी चैरिटेबल ट्रस्ट। सुना आप? अभी तक सेक्शन 12AA सब सेक्शन 3 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के 2 कंडीशंस। 1, if the trust is not genuine. 2, if the trust is carrying on an activity which is other than for object for which it was, जो ऑब्जेक्ट है उसके अदर एक्टिविटीज कर रहा है तो भी कैंसिल कर सकते।
लेकिन कहीं लिखा था कि अगर ट्रस्ट किसी बेनिफिट ऑफ पर्सन रेफर टू 33 है या 11(5) में मोड में नहीं करता तो उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। अब डाल दिया सेक्शन 13(1) की जो चीजें हैं, if the trust is carrying out any religious activity or it is for the particular religious community or caste, cancel कर सकते हैं। If the trust is applying its income for the benefit of the person referred to in 33, cancel कर सकते हैं। आगे नहीं आना। और तीसरा, if the trust does not accumulate income in the mode given under 11(5) तो भी cancel कर सकते हैं। ये आएगा इन चीजों में और उनको अब रगड़ देंगे। नोटिस तो ऑलरेडी जा चुका है, नोटिस तो ऑलरेडी जा चुका है, आपको पता है। तो ये सेक्शन 12AA सब सेक्शन 4 डाला है। 12AA सब सेक्शन क्लियर हुआ सर? ये सारे सेक्शंस आते हैं। इसमें कुछ अच्छे निकले जो आपको बताया, पास्ट रजिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन की क्लैरिटी, पास्ट रजिस्ट्रेशन आउट, पास्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है, एमनेस्टी स्कीम, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, क्लियर तो हुआ। और सेक्शन 10 वाला भी क्लियर हो गया कि हमें आगे से अप्लाई करना पड़ेगा। गलत नहीं है, अप्लाई करना पड़ेगा। पता तो लगा, पहले तो हम कहते थे इसको माफ करा, अब नहीं अप्लाई करना तो अप्लाई कर देंगे। तो 11(5) में 11(2) में वो दे देंगे कि 5 साल बाद करेंगे, पर दिक्कत तो नहीं है, क्लैरिटी तो है हमें क्या होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद सेक्शन 24B सबको पता है, 1.5 लाख 2 लाख सर 99 में ये लॉ आया। 14 साल में किसी ने इसको 1.5 से 2 नहीं किया था। बिगनिंग तो की, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बट बिगनिंग तो हुई 1.5 का 2। उसको मत बताना 80 वो सिर्फ 1 ही साल के लिए था और वो भी 40 लाख वाला। और एक चीज आपको बता दूं, जिसको 1.5 का 2 मिला है उसको 15,450 रुपए का फायदा होता है, क्योंकि इतना लोन उसी के पास है जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। तो बेनिफिट ऑफ 50,415 है होम लोन, 50,000 रुपए के इंटरेस्ट में से 15,450 है गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट ने दे दिया ना, तो आपको तो 34,560 तो देना पड़ा। एम आई राइट? सो ये बेनिफिट हुआ है होम लोन के लिए जो पहले नहीं था। उस दिन मैंने विज्ञान भवन में भी कहा था, पहले भी बहुत बार कहा था, इंस्टीट्यूट के प्री बजट मेमोरेंडम में भी बहुत बार लिखा था कि देखिए सर, आपने इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व किया है, लेकिन क्या कहा है? इट शुड बी अलाउड टू कंपनी टू allowed if the investment in the eligible plant or machinery exceeds 100 crore, and that too you must acquire and install between the previous year 13-14 and 14। तो सबसे बड़ी बात, 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कोई छोटा अमाउंट नहीं। दूसरी बात है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 2 साल में आप ये कर लें, ये भी इंडिया में पॉसिबल नहीं, इट टेक्स टाइम। और तीसरी बात है, सिर्फ कंपनी को क्यों किया, बाकी एक बात तो नहीं मानी, अभी भी कंपनी ने केस, लेकिन पुरानों को भी नहीं छेड़ा। एक नई क्लॉज और डाल ये सब सेक्शन कि आगे से जो करेगा वो 25 करोड़ पर ईयर होगा। एक्सीड 25 करोड़ ले लो, नहीं एक्सीड करता ये 4 साल तक लेते हो। 25 हिस्सा ले लो, हिस्सा ले लो, अगले साल 30 किया तो 30 ले लो, अगले साल 15 तो नहीं मिलेगी, उससे अगले फिर ले लो। वो भी तो मतलब है 4 साल में शुरू तो करो, ये तो कर नहीं रहे। तो ये 25 करोड़ फ्रॉम 100 करोड़ इट हैज बीन ब्रॉट अप टू 20। हमने 10 करोड़ का कहा था और ऑल असेसिंग के लिए कहा था। नो 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 नो, इट इज नॉट एग्रीगेटेड। पुराने वाले का चलता रहेगा, ये 25 नो नो नो। आप 25-26 करोड़ लगा लो, ले लो, अगले साल भी लगाया मत लो, तीसरे साल लगाया फिर ले लो, चौथे साल ही। अभी भी एक ही दिक्कत है, वह लिखा अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द प्रीवियस। मुश्किल ये है, हर एसेट अक्वायर एंड इंस्टॉल सेम ईयर में नहीं हो सकता। यहां इसको लिखना चाहिए था इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, अक्वायर्ड चाहे किसी भी पॉइंट, क्योंकि देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप एक ही साल में परचेज करके एक ही साल में उसको चला भी, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हम उसके बारे में करें। लेकिन सबको पता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस एक एडिशनल है 15%, इट इज नॉट डिडक्टेड लाइक डेप्रिसिएशन नॉर्मल और एडिशनल, तो एक एडवांटेज है। बट लेट्स सम इरिटेटिंग पॉइंट है, वी विल सर्टेनली टेक अप दिस पॉइंट। बात है कि इतनी चीजें मिनिस्टर को समझ नहीं आती, टेक्निकल चीजें। ही नोज ओवरऑल मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल में ये नीचे वाले अफसर जो कहेंगे वो मान जाते हैं। अब इनसे पूछिए 25 करोड़ अखबार करके इंस्टॉल भी कर दो सेम ईयर में, इतना आसान नहीं है सर। आप इंस्टॉल का वर्ड लिखो ना, अखबार का क्यों कहते हैं? अखबार पहले भी कर लो, जिस साल इंस्टॉल्ड हो उस साल दे दो। मेरी बात को समझो, पुट टू यूज करो, जैसे कागरा जी कह रहे हैं, एक ही बात है इंस्टॉल्ड या पुट टू यूज करो। ये क्या मुसीबत हुई? मैंने अक्टूबर में खरीदी, नवंबर में खरीदी, जनवरी में खरीदी, मार्च तक इंस्टॉल ही नहीं हो सकेगी तो क्या करूंगा? नहीं हो सकती सर, आई एम राइट? ये वाला हम जरूर पोस्ट बजट में करें, कर लेंगे। मैं उनकी गलती नहीं करता, कभी भी मिनिस्टर को देखिए, ही इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ओनली ए लॉयर। और मेरे साथ सर्विस टैक्स की तरफ तो हमने देखा नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स को उनको पता नहीं तो टैक्स एवेजन की बात करते हैं और इंटरेस्ट का रेट जो 18% था उसको उठाकर 24 और 30 तक मर जाएंगे जो आदमी एक साल के ऊपर का सर्विस टैक्स ड्यू किया, वो तो फिर क्या? और 3 साल बाद पता लगा कि साथ में आप नहीं। दिस इज नो लॉ, दिस इज मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, देख लो, क्योंकि मुझे पता उनको इंटरनेट टैक्स का कोई मतलब नहीं था, जो नीचे वाले ने बनाया वो देखिए इतना गलत है। राइट मिस्टर बंदा, ये 24-30%, 36 तक तो अलाउड है, लेकिन अभी तक 18, 24, 30 का है ना, वो मैक्सिमम 36 है। वापस 6% देते हैं और नहीं गए। और दूसरा, इनकी तो रोजी रोटी मार रहे हैं, इनकी तो रोजी रोटी मार रहे हैं। कौन सी रोजी रोटी? स्टेट तो अलाउड ही नहीं है, तो आधे 90% केस तो स्टेट के होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जब करते हैं ना 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ का 15 लाख पहले जमा कराओ तो होगा 50 करोड़ रुपया, बताते ना ये। अब नीचे काम चलेगा कि एडजुडिकेशन के टाइम पर ही समझ में आया? ये बातें गलत है, ये गलत है कि स्टेट इनजेन्युइन डिमांड क्रिएट करो और उसके लिए 7.5% जमा करो। व्हाट इज द लॉजिक इन इट? सर ये मत कहना कि मैंने डिसाइड नहीं किया, कर रहा हूं, ये कहना थे करेंगे, जो चीज करने वाली है जरूर करेंगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पॉइंट 3580, आपको पता है 100% एक्सपेंडिचर अलाउड है, रिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर। 11 बिजनेस पहले से 2 बिजनेस एडिटर सुना भी दूंगा, समझ में पाना इतना टेक्निकल ज्ञान, लेकिन मेरे को भी गूगल पे जाकर उसको समझना पड़ता है क्या बीमारी। एक लिखा लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन कोर। ये वाले जो बिजनेस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन है और स्लरी पाइपलाइन डालेंगे, उस बिजनेस वाले को 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर देना। ये तो फिर भी कुछ समझ में आ गया। दूसरा कहता है सेटिंग एंड ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये वेफर क्या है? पहले तो मैं इसको वाटर ही पढ़ता रहा, वो ऐसे यूं लगाया हुआ टीवी नजर आता है, फिर वेफर, मैंने कहा वेफर तो सिर्फ चिप्स होते हैं, ये तो और कुछ होते ही है, ये चिप्स ही, लेकिन ये माइक्रो चिप्स है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है। मुझे क्या पता, वो तो गूगल के भला हो, रात को 3 बजे देखा तो अगले दिन लेक्चर देना था तो समझ में आ गया, नहीं तो लोग पूछते हैं क्या। मेरी बात समझ में? ये माइक्रो चिप जो बनेंगे या इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, उनके लिए भी 100% रिडक्शन। लेकिन एक कंडीशन लगा दी, जो मशीनरी आप खरीदेंगे वो 8 साल तक इसी बिजनेस में, अगर किसी और बिजनेस के लिए करेंगे 35 के लिए सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सर इसमें एक प्रॉब्लम है, वेफर टेक्नोलॉजी में मशीनरी चेंज होती का। देखिए इनको पता है वेफर, मुझे सर वेफर को वेफर्स पढ़ रहा था। हाँ बोलिए। टेक्नोलॉजी काफी फास्ट चेंज होती है, तो ये 8 साल की जस्टिफिकेशन शायद नहीं, ये थोड़ी कहा है कि 8 साल में मशीनरी डिस्कार्डेड नहीं करेंगे। सर ये क्या और किसी बिजनेस में यूज नहीं करो, 6 यूनिट को अलाउ किया, हमने ये नहीं कहा आपकी मशीनरी पड़ी है अंदर यूज ना करो, नहीं खरीद लो, मना कौन कर रहा है नहीं खरीद रहे, लेकिन आप उसको किसी और बिजनेस में यूज नहीं करेंगे। और एक तो देयर इज
दे नो इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत चीजें चेंज हो जाती, वो तो मानते हैं, लेकिन एक नया कंसिडरेशन तो आया कि माइक्रो चिप बनाने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट वालों के लिए काफी हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। दो विल बी गिविंग यू 100% रिडक्शन, सो एक इंसेंटिव मिला। सर इस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने किए कुछ नहीं। ये किस कॉलेज में? इस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने किए कुछ नहीं। इंडिया ने क्या किया? वेपर टेक्नोलॉजी में वी आर फार फार बिहाइंड देन। तो फिर अब मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा ना, बात पर तभी तो सोच के किया होगा। दिस इज अ वेरी गुड इंसेंटिव। इस गुड थिंग, लेकिन सीए को क्या पता, भैंस के आगे नहीं बताया ना, मुझे क्या पता आपके वेपर टेक्नोलॉजी क्या, वो तो सिर्फ बाई चांस आपको शायद कहीं कनेक्टेड होंगे और मैंने गूगल से कनेक्ट करके अपने आप को समझा दिया। मुझे कुछ नहीं पता था वेपर टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन यूनिट होता है, अब पता लग गया, आगे से गलती नहीं। चलिए नेक्स्ट, सन 30 से बहुत कोशिश करी, नहीं मानी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं ये तो प्रॉफिट का परसेंटेज देना, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। You have not given this to earn the income. It's not for earning the income. It is only a case of appropriation of profit. So 37 in India, this is not cannot be called used for the purpose of business and profession. क्या करते हैं सर? नहीं, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, डिविडेंड प्रॉफिट आप आगे बांट रहे हैं। आपने कहा मैंडेटरी है, ये कहना चाहते हैं तो प्रॉफिट मैंडेटरी कह रहे, लेकिन रुकिए, आप डर क्यों रहे? अब डर क्यों रहे? खर्चा कहाँ है? आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को दे दो, पूरा 100% रिडक्शन, आपको मना तो कर रहा है, आप तो बोगस खर्चा दिखाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को दे देंगे तो क्या आपको 100% रिडक्शन नहीं मिलेगी? इसी का अलाउड है ना, तो आपको क्या दिक्कत है सर? After completing the problem, you have to regulate to us. Is it for earning that income? एक वो कहते हैं आपको कंपल्शन हमने की है प्रॉफिट बांटने, तो आपको हमने ATG तो दे दिया, आपको ATG दिया कि नहीं दिया? आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को दे दो, आपको 100% मिल जाएगा, तो आपको डिडक्शन तो मिल गई, मेरे से डिडक्शन ना डालो। और साथ में ये भी लिख दिया कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है 37 नहीं मिलेगा, 30 to 36 तो मिलेगा। सपोज आपने स्कूल बिल्डिंग बना दी, अगले साल रिपेयर करानी है, does it come under 37? No, it comes under 30, तो वहां ले लो। ये तो मेमोरेंडम पढ़िए, उन्होंने क्लियर किया। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे, इंटेंशन खराब है, हम दूसरे फंड को देंगे, 50% मिलेगा, लेकिन पैसा भी तो वापस मिल जाएगा। बात समझ रहे हो मुझे क्या बता? अब इंटेंशन देखिए ना लोगों की क्या है, और यहाँ इंटेंशन में क्या कि भाई डोनेट कर देंगे, 50% की रिडक्शन ले लेंगे और वो पैसा भी वापस मिल जाएगा। कोई 90% तो यही हो रहा है। जहाँ एम्प्लॉय 200 400 है, वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट डोनेशन सिर्फ एम्प्लॉय डोनेशन करते हैं। इतने शरीफ एम्प्लॉय है कि हर एम्प्लॉय डोनेशन देकर ATG क्यों देते हो? कहते सर कुछ तो बचा, अगर हमने 50,000 की डोनेशन करी, 25,000 की डिडक्शन मिली, 50 तो वापस मिल गया है, साथ में 7,500 रुपये टैक्स भी बच गए। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ये भी तो धंधा है, और इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम आती है कि डोनेशन कर रहे हैं और वापस पूरा का पूरा वापस ले रहे हैं। अरे गेटिंग दैट पॉइंट? और ये रोज हो रहा है। बताओ कौन से यूनिट, जितने कॉलेज वालों को मैं डोनेशन के बाद पैसे सारे वापस ले लो और साथ में आप डिडक्शन दे दो। और गेटिंग दैट पॉइंट? चल सब उनको सब कुछ पता है, कहीं पे चुप हो जाते हैं, कहीं पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये CSR नहीं सर। एक आपको मैंने मना कब किया है? अब ATG में क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या 100% रिडक्शन लो? आप क्यों चाहते हो कि एक्सपेंडिचर बिजनेस में से लाओ? फिर उसके बाद क्या होगा? आपको ATG मिल गया, खत्म हो गया, आपकी इनकम तो कम हो गई।
कोई फर्क पड़ेगा 80 जी लेने में? नहीं पड़ेगा। ऊपर से लेस हुआ, नीचे से लेस हो गया, सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेईमानी कम। क्योंकि आप क्या करेंगे, बोगस एक्सपेंडिचर डालकर खर्चा क्लेम कर लेंगे। अब बोगस नहीं होगा, अब जेन्युइन एक्सपेंडिचर होगा तो खर्चा क्लेम करेंगे। भाई 80 जी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्या है? गवर्नमेंट को चला गया, वहां से वापस आपको डिडक्शन भी दी। आप चाहते हो